ये इस पेपर का सेकंड वीडियो है जिसमें हम लोग सेक्शन बी और सी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी और देखते हैं इसका फर्स्ट प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 17 है, स्टेट हेनरी लॉ। हेनरी लॉ को एक्सप्लेन करना है। तो हेनरी लॉ क्या कहता है कि जब किसी भी गैस को आप किसी लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करते हो तो उस गैस की जो सॉल्बिलिटी होगी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। मीन्स जितना प्रेशर अप्लाई करोगे उतना ही ज्यादा गैस उस लिक्विड के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। अब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो यहाँ पे हम लोग एक कांस्टेंट लगा देते हैं के एच, जिसको हम लोग बोलते हैं हेनरी लॉ कांस्टेंट। इसी का बी पार्ट है, वाई इज द वेपर प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर लोअर देन दैट ऑफ वाटर। प्योर सॉल्वेंट से जो ग्लूकोज के सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो कम क्यों होगा? उसका रीजन यही है कि जब प्योर सॉल्वेंट आप लेते हो तो जो सरफेस होगा वहां पे केवल वाटर के मॉलिक्यूल होंगे जो कि वोलेटाइल होते हैं, इसलिए आसानी से इनका वेपर बनेगा। वेपर बनेगा तो यहाँ पे वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होगा। दूसरे वाले केस में क्या होगा, ग्लूकोज इज नॉन वोलेटाइल, ये वोलेटाइल होता नहीं है। और जब ग्लूकोज को आप ऐड कर दोगे तो सरफेस पे कुछ जो एरिया होगा वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल भी ऑक्यूपाई कर लेगा। अब इसलिए क्या होगा, यहाँ पे जो सरफेस प्रेजेंट होगा वाटर के इवेपोरेशन के लिए वो कम मिलेगा। और जब सरफेस एरिया को हम डिक्रीज कर देंगे तो इवेपोरेशन की रेट भी कम हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। यही आपको लिख देना है। इसी का और वाला पार्ट है, स्टेट राउल्स लॉ फॉर द सोल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल कंपोनेंट। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो कंपोनेंट यहाँ पे यूज किया गया है दोनों वोलेटाइल। जब दोनों वोलेटाइल होंगे तो दोनों का वेपर बनेगा, फिर यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो दोनों का क्रिएट होगा। तो अगर ए के पार्शियल प्रेशर को पी ए लिखते हैं, ए के पार्शियल प्रेशर को पी बी लिखते हैं, तो डाल्टन्स के हिसाब से जो टोटल पी होगा वो पी ए और पी बी होगा। और राउल्स के हिसाब से पी ए क्या होगा, पी नॉट ए इंटू एक्स ए, और पी बी होगा पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ये टोटल प्रेशर है और यही राउल्स लॉ जब वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तब। इसी का सेकेंड पार्ट है, व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन राउल्स लॉ एंड हेनरी लॉ। राउल्स लॉ में भी आप डिस्कस करते हो कि आप किसी भी लिक्विड के अंदर कोई भी सॉलिड ऐड कर देते हो नॉन वोलेटाइल तो वो वेपर प्रेशर को कम कर देता है। तो अब जितना भी वहां पे सॉल्यूट का अमाउंट आप बढ़ाते जाओगे, मतलब जितना ज्यादा सॉल्यूट आप ऐड करते जाओगे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर उतना ही आपका कम होता जाएगा। मतलब जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो भी अमाउंट ऑफ द मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। और ऐसा ही कुछ यहाँ पे हेनरी लॉ भी बताता है कि उसकी जो सॉल्बिलिटी होती है वो भी उसके पार्शियल प्रेशर के ऊपर डिपेंड करती है। तो दोनों का हिसाब एक जैसा ही है। राउल्स लॉ लिखेंगे तो लिखेंगे पी ए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। तो ये चीज सेम है, ये चीज सेम है, बस यहाँ पे कांस्टेंट का डिफरेंस है। यहाँ पे पी नॉट ए होता है, यहाँ पे के एच होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, कन्वर्ट बेंजोइक एसिड टू बेंजेल्डिहाइड। बेंजोइक एसिड मतलब बेंजीन पे COOH, इसको कन्वर्ट करना है बेंजीन पे CHO। तो इसमें आप इसको SOCl2 के साथ PCl3 के साथ PCl5 किसी के साथ ट्रीट कर दो, ये कन्वर्ट हो जाएगा COCl में। एसाइल क्लोराइड इसको बोलते हैं, और बेंजीन लगा इसलिए फेनाइल क्लोराइड बोल सकते हैं। अब यहाँ पे इसका रिएक्शन करा दो रोजामन, यानी PdBaSO4 के साथ रिएक्शन करा दो। तो क्या होगा, यहाँ से Cl हटेगा और H लग जाएगा, ये कन्वर्ट हो गया एल्डिहाइड में। इतना आसान से तो है। दूसरा है, ब्रोमोबेंजीन को 1 फिनाइल इथेनॉल में चेंज करना है। ब्रोमोबेंजीन मतलब हो गया बेंजीन के ऊपर Br, और 1 फिनाइल इथेनॉल का मतलब क्या हुआ, दो कार्बन इथेनॉल के लिए, एक पे OH, जिस पे OH होगा वो 1 होगा, इसलिए इसी पे फिनाइल आपको लगाना है। ये हो जाएगा CH3CH, इसमें कन्वर्ट करना है। तो चलिए इसको सबसे पहले ट्रीट कर देते हैं मैग्नीशियम से, तो ये बन जाएगा ग्रिगनार्ड रिएजेंट, MgBr। अब इसका रिएक्शन करा देते हैं। इसके साथ दो कार्बन और चाहिए, दो कार्बन का ले लेते हैं एल्डिहाइड, इस तरीके से। और जब इसका रिएक्शन कराओगे तो MgBr कहाँ जाएगा, इस O पे जाएगा, और जो बेंजीन है वो इस कार्बन पे जाएगा। तो बनेगा क्या, बेंजीन इस कार्बन पे, इसी पे CH3, और इसी पे OMgX, यानी OMgBr। अब इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा दो, तो यहाँ पे MgOHBr की जगह OH आ जाएगा और ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। ये हो गया कन्वर्जन। क्वेश्चन नंबर 19 है, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। द ट्रीटमेंट ऑफ एल्काइल क्लोराइड विद aqueous KOH leads to the formation of alcohol, but
इन एल्कोहलिक KOH एल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट। ये कह रहा है कोई भी आपके पास एल्काइल क्लोराइड है, जब इसका रिएक्शन कराते हो KOH एक्वस के साथ, ये ROH बनाता है। और जब इसका ट्रीटमेंट कर देते हो आप KOH एल्कोहलिक के साथ, तो ये एल्कीन बना लेता है। अब जब आप एक्वस KOH को यूज करते हो तो Cl यहां से हटता है और OH यहाँ पे लग जाता है। लेकिन जब आप KOH एल्कोहलिक यूज करते हो, एल्कोहलिक KOH में जो एल्कोहल है उसके अंदर प्रेजेंट है इस तरीके से एल्कोक्साइड आयन। और जो ये एल्कोक्साइड आयन है वो हेल्प करता है एल्फा बीटा डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, यानी एल्फा बीटा यहाँ पे होता है एलिमिनेशन। तो एक कार्बन से मतलब एल्फा वाले से हेलोजन, बीटा वाले से HX के फॉर्म में बाहर हो जाता है। इस वजह से यहाँ पे एल्कीन आ जाता है एज अ मेजर प्रोडक्ट। तो ये आपको लिख देना है कि एल्कोक्साइड आयन की वजह से एल्फा बीटा एलिमिनेशन होता है। यहाँ पे एल्कोक्साइड आयन था नहीं एक्वस वाले में, इसलिए वहां पे एल्फा बीटा एलिमिनेशन नहीं हुआ, वहां पे सब्स्टिट्यूशन हो गया। इसका बी पार्ट है क्लोरोफॉर्म इज स्टोर्ड इन डार्क कलर्ड बॉटल। तो CHCl3 दिस वन इज क्लोरोफॉर्म। इसको अगर एयर मिल जाता है तो इसका ऑक्सीडेशन होता है, वो भी बिल्कुल स्लो रेट से। और धीरे धीरे जो क्लोरोफॉर्म है वो कन्वर्ट होता है फॉस्जीन में, COCl2। और फॉस्जीन क्या है, एक पॉइजनस गैस है, साथ में HCl बनेगा। इस पॉइजनस गैस के फॉर्मेशन को रोकने के लिए हम नहीं चाहते कि क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन हो जाए, इसलिए हम लोग इसको लाइट से, एयर से, हर चीज से बचा देते हैं, इसलिए डार्क कलर वाटर में इसको स्टोर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है द फॉलोइंग कर्व इज ऑब्टेन्ड व्हेन मोलर कंडक्टिविटी इज प्लॉटेड अगेंस्ट द स्क्वायर रूट ऑफ द कंसंट्रेशन। ये कंसंट्रेशन है इधर, यानी इधर चलोगे तो आप कहोगे कि हम डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं, इधर चलोगे तो बोलोगे कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं। और यहाँ पे कंडक्टिविटी दिया गया है, मीन्स मोलर कंडक्टिविटी। तो पहला कह रहा है हाउ डू यू अकाउंट फॉर द इंक्रीज इन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ए विद डाइल्यूशन। जो ए इलेक्ट्रोलाइट है इसका स्ट्रेट लाइन है, मतलब ये स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है। और जब इसको आप एक्स्ट्रापोलेट करते हो पीछे, तो ये जाके इस मोलर कंडक्टिविटी वाले एक्सिस को कट करता है। और जिस जगह पे कट करेगा उसको हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, या इसी को बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। तो इस ग्राफ से आप लोग बिल्कुल फ्री हो, आसानी से मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन फॉर द स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट हम लोग कैलकुलेट कर पाते हैं। लेकिन जो वीक वाला है, यानी जो बी वाला कर्व है, इसको जब एक्स्ट्रापोलेट करोगे तो वो इस लाइन को कभी कट नहीं करेगा। मतलब इस ग्राफ से आप चाहो कि हम मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन बता दें वीक इलेक्ट्रोलाइट का, तो आप ऐसा नहीं कर पाओगे। और इसी के लिए हम लोग यूज करते हैं एक लॉ। तो सेकेंड पार्ट कह रहे हैं एज सीन फ्रॉम द ग्राफ द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर इलेक्ट्रोलाइट बी कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ग्राफिकली, देन हाउ कैन दिस वैल्यू बी ऑब्टेन्ड। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कोहलास लॉ। तो उसके लिए हम कोहलास लॉ यूज करेंगे। कोहलास लॉ का कह रहा है कि स्टेटमेंट बता दो क्या है। तो यहाँ पे कह रहा है कोहलास लॉ का स्टेटमेंट बता दो क्या है। जैसे मान लो कि आपको किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का निकालना होगा मोलर कंडक्टिविटी, तो उसके अंदर जो आयंस प्रेजेंट होते हैं वो उनके आयनिक कंडक्टिविटी का सम होता है। मीन्स मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट is the sum of ionic conductivity of different constituents ions of the electrolyte। जैसे मान लो CaCl2 है, इसका अगर मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन आपको बताना है तो लिखोगे आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ कैल्शियम 2 प्लस एंड आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन ये दो जनरेट करेगा, इसलिए इंटू 2 कर देंगे, यही खुलासा। क्वेश्चन नंबर 21 है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज यूज टू डिटरमाइन पैटर्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, विच प्रॉपर्टी ऑफ डीएनए हेल्प इन द प्रोसीजर। तो डीएनए के अंदर क्या होता है, बेस पेयरिंग होती है। और जो बेस पेयरिंग होती है वो यूनिक होती है। हर एक डीएनए के अंदर, हर पर्सन के डीएनए के अंदर जो बेस पेयरिंग है वो अलग अलग सीक्वेंस में है। और उसी सीक्वेंस की वजह से हम आसानी से रिलेशन चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि डीएनए कंटेन लार्ज नंबर ऑफ बेस पेयर एंड द बेस पेयर इन डीएनए इज ऑलवेज फॉलो अ स्पेसिफिक सीक्वेंस। डी वाला पार्ट है व्हाट स्ट्रक्चरल चेंज विल अकर्स व्हेन अ नेटिव प्रोटीन इज सब्जेक्टेड टू चेंज इन पीएच। जब आप पीएच को या फिर टेम्परेचर को चेंज कर देते हो तो वहां पे जो प्रोटीन है उसका जो टर्शियरी स्ट्रक्चर होगा वो कन्वर्ट हो जाता है प्राइमरी स्ट्रक्चर में, आप सेकेंडरी भी लिख सकते हो।
और इसी को हम लोग बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। आपको लिख देना है टर्शियरी स्ट्रक्चर चेंज इनटू प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन सी में। सेक्शन सी का फर्स्ट प्रॉब्लम जो कि पूरे पेपर का 22nd प्रॉब्लम है। इसमें 3 ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं जिनको आपको कंप्लीट करना है। तो बताना है इसमें मेन प्रोडक्ट क्या होगा। तो पहला जो इसमें रिएक्शन है उसमें एक एल्कीन दिया गया है और इसका रिएक्शन हो रहा है B2H6 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 बेसिक मीडियम में। ये आपका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है जिसमें एंटी मार्कोनी का रूल फॉलो होता है। और कोई भी आपके पास एल्कीन होगा वो प्राइमरी एल्कोहल में कन्वर्ट होगा और एल्कोहल एंटी मार्कोनी का रूल के हिसाब से बनेगा, इसलिए OH को डबली बॉन्डेड उसी कार्बन पे लगाओगे जहां पे H ज्यादा होगा। तो इसमें आपको मिलता है प्रोडक्ट CH3 CH2 CH2OH। और ये प्रोडक्ट जब रिएक्शन लिखते हो 3 स्टेप में रिएक्शन पूरा होता है, इसलिए इसका आपको 3 मोल मिलता है। तो बैलेंसिंग कोई मतलब है नहीं। सेकेंड है इसका फिनाल है जिसका रिएक्शन कराना है एक्वस NaOH के साथ एलॉन्ग विद CO2। तो जब आप CO2 NaOH यूज करते हो फिनाल के साथ, ये कोल्बे रिएक्शन है और कोल्बे रिएक्शन में आपको जो प्रोडक्ट मिलता है वो सैलिसिलिक एसिड होता है। तो यहाँ पे आपको बनाना है सैलिसिलिक एसिड मीन्स बेंजीन पे OH और उसके नेक्स्ट कार्बन पे COOH। थर्ड है यहाँ पे एक ईथर दिया गया है जिसमें सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है बेंजीन के ऊपर OC2H5। इसका रिएक्शन HI के साथ कराना है। और जब ईथर में एक R ग्रुप आपका बेंजीन होता है तो हमेशा यहाँ पे फिनॉल आपको मिलता है एक प्रोडक्ट, यानी बॉन्ड यहाँ से आप ब्रेक करोगे तो एक पे लगा दोगे H, H आ जाएगा O के साथ और दूसरे के साथ जाएगा I। तो ये आपके दो प्रोडक्ट बन जाएंगे। मेन प्रोडक्ट यहाँ पे फिनॉल है। ये तो हो गया 22। अब चलते हैं 23 पे। 23 में बोल रहा है ए पार्ट डिफाइन वांट ऑफ फैक्टर। चलो वांट ऑफ फैक्टर को डिफाइन कर दो। वैसे आई आप लिखते क्या हो? आई इक्वल टू होता है कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बाई ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ से जो कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो हो जाएगा आई मल्टीप्लाई ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कैलकुलेटेड मतलब जो फिक्स वैल्यू होती है, ऑब्जर्व मतलब जो आप वहां पे ऑब्जर्व करते हो सोल्यूशन के अंदर। तो यहाँ पे जो आप ऑब्जर्व करोगे उस वैल्यू में आप एक फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हो जिससे कैलकुलेटेड आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मिलती है। मींस वांट ऑफ फैक्टर इज अ फैक्टर which indicate that how many times the observed colligative property is more or less than the calculated colligative property। अब ये मोर आएगा अगर डिसोसिएशन होता है और लेस आएगा अगर एसोसिएशन होता है। ये हो गया इसका डेफिनेशन। इसका बी पार्ट कह रहा है कि 0.01 m एक्वस सोल्यूशन AlCl3 का यूज किया गया है जो फ्रीज होता है -0.68 डिग्री सेल्सियस पे। तो कह रहा है परसेंटेज डिसोसिएशन आप बता दो, KF की वैल्यू यहाँ पे मेंशन है। तो आप यहाँ पे जानते हो फॉर्मूला डेल्टा TF इक्वल टू होता है M इंटू KF। और अगर वांटा फैक्टर यूज होगा तो साथ में I भी यूज कर लेना है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन I से बताना है इसलिए I आपको यहाँ पे यूज करना है। तो यहाँ से अगर आप I निकालोगे तो डेल्टा TF की वैल्यू होगा 0.068। KF यहाँ पे आके डिवाइड करेगा 1.86 और कंसंट्रेशन मोलेलिटी के फॉर्म में दिया है ये भी आके यहाँ पे डिवाइड करेगा। जब इसको आप सॉल्व कर देते हो तो आपको आंसर मिल जाता है 0.883, जिसको जब परसेंटेज में आप लिखोगे तो लिखोगे 88.3%। मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यहाँ पे 88.3 है। चलिए प्रॉब्लम नंबर 24। राइट द नेम ऑफ द रिएक्शन स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन फिनॉल रिएक्ट विद CaCl3 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। तो जब यहाँ फिनॉल का रिएक्शन आप कराते हो, ये OH हो गया, इसका रिएक्शन CHCl3 के साथ, आपको यहाँ पे मिलता है सैलिसिलडिहाइड। मतलब OH वाले कार्बन के नेक्स्ट कार्बन पे CHO ग्रुप अटैच होता है। तो प्रोडक्ट तो यहाँ पे बन गया सैलिसिलडिहाइड, जिसका IUPAC नाम लिखोगे तो आप लिखोगे 2 हाइड्रोक्सी बेंजिल्डिहाइड। रिएक्शन का नाम पूछा हुआ है तो रिएक्शन का नाम है रीमर टीमेन रिएक्शन। ऐसे सेकेंड बोल रहा है कि इसका रिएक्शन जब आप कराते हो C2H5Br के साथ, तो पहले आप प्रोडक्ट बताओगे उसके बाद फिर इसका हम लोग नाम लिखेंगे। तो चलिए इसका रिएक्शन जब C2H5Br के साथ कराओगे तो क्या होगा, Na यहाँ से और Br यहाँ से बाहर हो जाएगा और बन जाएगा ईथर। ये रिएक्शन है विलियमसन सिंथेसिस। बाकी इसका नाम क्या लिखेंगे उसके लिए स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, तो पहले इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग। यहाँ हो गया CH3 CH2 CH पे CH3 लगा हुआ है
फिर अगले CH पे फिर CH3 लगा हुआ है। अब इसके बाद वाले पे ONA है तो O के साथ अब ये C2H5 आ जाएगा। अब लंबी चेन ये वाली है और इसका नंबरिंग करोगे तो यहां से नंबरिंग होगी। तो दूसरे पे आपको इथॉक्सी दिख रहा है, इसलिए नाम लिखोगे 2 इथॉक्सी। उसके बाद तीसरे पे मिथाइल ग्रुप है, इसलिए लिखोगे 3 मिथाइल। और 1 2 3 4 5 5 कार्बन का हाइड्रोकार्बन है, इसलिए पेंटेन। ये इसका हो जाएगा IPAC नाम। रिएक्शन का नाम मैंने बता दिया, विलियमसन सिंथेसिस है। यहाँ पे फॉर्म हो रहा है ईथर। चलिए क्वेश्चन नंबर 25। कंडक्टिविटी ऑफ दिस मिथेनोइक एसिड इज दिस, कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो सबसे पहले हम लोग मोलर कंडक्टिविटी निकालेंगे, डेल एम सी। और डेल एम सी इक्वल टू क्या होता है, कप्पा इंटू 1000 कंसंट्रेशन। यहाँ पे कप्पा की वैल्यू ये है 5.25 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 1000। बाई कंसंट्रेशन यहाँ पे है 2.5 इंटू 10⁻⁻4। तो इसको कंप्लीट सॉल्व करोगे तो इसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा 210। अब यहाँ से मोलर कंडक्टिविटी इनका निकाल लो। H का दिया हुआ है ये वैल्यू, HCOO माइनस का दिया हुआ है ये वैल्यू। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो इन दोनों को ऐड करने पे रिजल्ट आएगा आपको 400। अब हम लोग निकालेंगे एल्फा, और एल्फा इक्वल टू होता है डेल एम सी बाई डेल एम नॉट। डेल एम सी की वैल्यू 210 है, डेल एम नॉट की वैल्यू है 400। सॉल्व करोगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा 0.525। और इसको जब परसेंटेज में लिखोगे तो हो जाएगा 52.5%। ये हो गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। चलिए हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 26 पे। यहाँ पे कह रहा है कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स, यहाँ पे इसका फॉर्मूला दिया हुआ है कंडेंस फॉर्म में। गिव ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट विद 2,4-TNP रिएजेंट। जब 2,4-TNP रिएजेंट के साथ ये टेस्ट देता है, मतलब अब क्लियर हो गया कि ये आपका कार्बोनिल कंपाउंड है। कार्बोनिल कंपाउंड मतलब ये एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। तो पहले 4 कार्बन का हम लोग लिख लेते हैं एल्डिहाइड, CH3 CH2 CH2 CHO, और कीटोन CH3CO CH2 CH3। इसमें से कोई एक है, वो आगे पता चलेगा कौन है। आगे कह रहा है कि एंड डज नॉट रिड्यूस टॉलेन रिएजेंट, ये टॉलेन रिएजेंट को रिड्यूस नहीं करता। और आपको पता है टॉलेन रिएजेंट और फेलिंग सोल्यूशन को रिड्यूस करने वाला कौन है, ओनली एल्डिहाइड। दैट्स व्हाई द कंपाउंड इज कीटोन। तो एक्स यहाँ पे कीटोन है, ये क्लियर हो गया। आगे कह रहा है कि बट गिव येलो प्रेसिपिटेट ऑफ आइडोफॉर्म ऑन हीटिंग विद NaOH। जब NaOH के साथ हीट करते हैं तो आइडोफॉर्म देगा, तो आइडोफॉर्म दे देगा क्योंकि सेकेंड कार्बन पे आपको CO ग्रुप दिख रहा है, तो आइडोफॉर्म में दे सकता है, मतलब स्ट्रक्चर सही बना हुआ है। आगे कह रहा है कंपाउंड एक्स ऑन रिडक्शन विथ NaBH4 गिव वाई विच अंडरगो डिहाइड्रेशन। ये वाई NaBH4 के साथ बन रहा है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका मतलब वाई यहाँ पे एल्कोहल बनना चाहिए। तो यहाँ पे NaBH4 से रिएक्शन करा दो और इसको कन्वर्ट कर दो एल्कोहल में। तो हो गया CH3 CH पे OH हो जाएगा, और ये CH2 CH3 ऐसे ही रहेगा। अब कह रहा है कि इसका जब हम डिहाइड्रेशन करते हैं, डिहाइड्रेशन हम लोग H2SO4 के साथ करते हैं हीटिंग, तो ये क्या करेगा, यहाँ से OH को और इस वाले कार्बन से एक H को बाहर करके इसको एल्कीन बनाता है। तो हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3, ये एल्कीन बन गया। तो यहाँ पे हीटिंग विद H2SO4 फॉर्म Z। ये वाला आपका X है, ये वाला बोल रहा है Y है, ये वाला कह रहा है Z है। फिर उसके बाद कह रहा है कि विच अपॉन ओजोनोलिसिस गिव 2 मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल। अब इसका जब ओजोनोलिसिस कराओगे तो क्या होगा, यहाँ डबल बॉन्ड से बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला भी CHO बनेगा, ये वाला भी CHO बनेगा। तो बन गया CH3 CHO एंड CH3 CHO 2 मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल। ये सब बोल भी रहा है, यानी कि हमारा सारा स्ट्रक्चर बिल्कुल करेक्ट बना हुआ है। कह रहा है यहाँ पे पहचानो XYZ क्या है। तो X हमारा ये है, Y हमारा ये है, Z हमारा ये है। हो गया प्रोडक्ट। तो इस तरीके से रिएक्शन बड़े आसानी से हो जाते हैं। अब इस तरीके के प्रॉब्लम आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाते हैं। आप कितने प्रॉब्लम ऐसे आप सॉल्व करते हो नहीं करते हो, वो मैटर करता है कि आप कितनी पढ़ाई करते हो कितनी नहीं करते। इसलिए सबसे बेस्ट वे है आपको प्रिपेयर करने का कि आप पेपर सॉल्व करो, ज्यादा से ज्यादा पेपर सॉल्व करते हो तो उससे बहुत सारे फायदे होते हैं। उसमें एक फायदा ये है कि आप फुल सिलेबस की तैयारी करते हो, और दूसरा वेराइटीज ऑफ प्रॉब्लम आपके सामने आते रहते हैं, इसलिए आपको इनको सर्च करके पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। तो चलिए ज्यादा से ज्यादा पेपर को सॉल्व करिए, आपके रिजल्ट बेटर आएंगे, आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, व्हाट आर द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज। जब हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट आपसे पूछेगा तो इनडायरेक्टली आपको बस बताना होता है
कि जो भी आपको यहाँ पे सेक्राइड दिया जाएगा, इसके जो मोनोमर यूनिट्स हैं वो आपको लिख देने हैं। तो आपको पता है कि जो लैक्टोज है वो कॉम्बिनेशन है किसका, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, इसलिए इसकी हाइड्रोलिसिस पे आपको ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलेगा। दूसरा कह रहा है इफ द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए हैज द फॉलोइंग कोडिंग, व्हाट इज द कोड ऑफ कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड। अब यहाँ पे डीएनए के डबल हेलिकल जो स्ट्रक्चर होते हैं, तो एक का नाइट्रोजनस बेस दूसरे के नाइट्रोजनस बेस के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू बाइंड होता है, जिसमें हमेशा ए बाइंड होता है टी के साथ और जी बाइंड होता है सी के साथ। तो जहां ए आया होगा वहां टी लिखना है, जहां टी आया होगा वहां ए लिखना है, जी की जगह पे सी, सी की जगह पे जी, यही आपको कंप्लीमेंट्री स्टैंड में लिखना होता है। तो ए की जगह पे टी हो गया, इसकी जगह भी टी हो गया, टी की जगह ए हो गया, सी की जगह पे हो गया जी, सी, टी, फिर हो गया सी, सी, जी और टी, ए, जी, ये कंप्लीमेंट्री स्टैंड हो गया डीएनए का, यही आपको लिखना है। थर्ड पार्ट कह रहा है राइट द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड व्हेन डी ग्लूकोज रिएक्ट विद HCl। अब ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यहाँ पे CHO होता है, फिर CHOH होता है 4 टाइम्स, फिर CH2OH। इसका रिएक्शन कराना है HCN के साथ। और आपको पता है कि जो HCN है वो कार्बोनिल ग्रुप के साथ रिएक्शन करता है और कन्वर्ट करता है इसको साइनोहाइड्रिन में, यानी जहां पे कार्बोनिल ग्रुप अटैच होगा उसमें O के साथ आपको H लगाना है और इसी कार्बन पे CN लगाना है। इसका प्रोडक्ट लिखोगे तो CH के साथ आ जाएगा OH और CN। इसके बाद वाले ग्रुप पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये आपका साइनोहाइड्रिन है और इसका फॉर्मेशन इंडिकेट करता है कि यहाँ पे जो भी कंपाउंड दिया गया होगा उसके अंदर कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होगा। ये इंडिकेट करता है कि ग्लूकोज के अंदर कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे आपका अमाइन दिया गया है, ये एल्कोहल है, टर्शियरी अमाइन और एसिड। तो अमाइन में आपको बताएं कि प्राइमरी अमाइन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है सेकेंडरी से, सेकेंडरी का टर्शियरी से, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होती है। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कंपेयर करोगे तो आपको मोलर मास पे बिल्कुल भी नहीं जाना है, क्योंकि मोलर मास केवल वांडर वाल फोर्स जनरेट करता है, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कंपेयर में बहुत वीक होता है। तो अगर कहीं पे चेन बड़ी होगी चेन छोटी होगी तब भी आपको वहां पे चेन लेंथ के बेस पे आंसर नहीं लिखना है, अगर किसी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होगी तो। हम लोग चेन लेंथ केवल उसी कंडीशन में कंपेयर करते हैं जहां पे कोई दूसरा इंटरेक्शन नहीं है, केवल आपको वांडर वाल फोर्स चेक करना है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग 1 डिग्री में सबसे ज्यादा होगी, तो इस फर्स्ट और थर्ड में ये वाला ज्यादा होगा, थर्ड वाला कम होगा। अब इसको दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं। अब इसके साथ एक एल्कोहल दिया हुआ है और एक एसिड। एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग OH के बीच में है, अमाइन में NH के बीच में है, और यहाँ वाला जो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा एल्कोहल वाला स्ट्रांग होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है। और एसिड में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी होता है और यहाँ पे पोलैरिटी भी होती है CO की, इसलिए यहाँ पे एक्स्ट्रा इंटरेक्शन एक आ जाएगा डाइपोल डाइपोल, इसलिए इसकी बॉइलिंग पॉइंट एल्कोहल से भी ज्यादा होती है। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे हो जाएगी एसिड की, सेकेंड नंबर पे आएगा एल्कोहल, तीसरे नंबर पे आएगा प्राइमरी अमाइन, चौथे नंबर पे आएगा टर्शियरी अमाइन। ये इसका हो जाएगा ऑर्डर। इसका बी पार्ट है राइट शॉर्ट नोट ऑन कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। तो कार्बाइल अमाइन में आपके पास कोई भी अगर अमाइन हो, वो अमाइन आपका एरोमेटिक भी हो सकता है, एलिफेटिक भी हो सकता है, बस प्राइमरी होना चाहिए। जब इसका रिएक्शन आप करा लेते हो क्लोरोफॉर्म के साथ एलॉन्ग विथ KOH, तो इसको कन्वर्ट कर देता है आइसोसाइनाइड में, यानी जो अमाइन होगा RNH2, ये कन्वर्ट हो जाता है RNC में। और इस आइसोसाइनाइड की एक बड़ी गंदी सी स्मेल जनरेट होती है, उसी स्मेल से हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो कार्बाइल अमाइन रिएक्शन इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश द प्राइमरी अमाइन फ्रॉम द सेकेंडरी एंड टर्शियरी, doesn't matter the primary amine is aromatic or aliphatic. Aniline does not undergo Friedel-Crafts reaction. एनिलीन जिसमें आप बेंजीन रिंग के ऊपर लगाते हो NH2 ग्रुप, अब इस N के पास लोन पेयर होता है जिसको ये डोनेट करता है, मतलब ये बेसिक नेचर का होता है। और जब फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कराते हो तो वहां पे यूज करते हो एनहाइड्रस AlCl3, जो कि एक एसिडिक कंपाउंड है। ये एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करके इस NH2 का बना देते हैं सॉल्ट, इसलिए इसका आर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर क्या होगा, वैनिश हो जाएगा और ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो ये हो गया इसका बी और सी सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग मिलेंगे डी और ई सेक्शन के साथ। थैंक यू।